हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में हम जो है जुड़ जाते हैं जल्दी से। सभी लोग फटाफट जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट जुड़ जाइए। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे आइडियल बच्चों सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट, बिना देर किए तुरंत कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ बैठ जाएंगे और सभी लोग अपनी नोट्स खुद बनाएंगे बिना देरी किए और बिना किसी लापरवाही के। पूरा लेक्चर जो है कंप्लीटली देखेंगे जिससे आपकी केमिस्ट्री अच्छे से जो है तैयार हो सके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आज का जो वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस देकर जाऊंगा जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, या आप दिए गए जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहां पर भी आप जो है उसको बता सकते हैं। और जिन बच्चों को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, कमेंट सेक्शन में ही टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक पिनअप कर दिया जाएगा, वहां से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उसके बाद भी जो है वहां पर जो है उसके आंसर आप देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जो है आज की क्लास को हम जो है शुरू करते हैं और जो है फटाफट से आप सभी लोग मेरे साथ जो है हेडिंग लगाएंगे। देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन हम अभी पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा विलयन को जो अवयवी कण होते हैं उनके जो है वाष्पीकृत होने के आधार पे थोड़ा सा हम उनका डिवीजन देख लेते हैं। हम देखिए, जब भी कोई चीज कोई दो चीज मिलाते हैं, ठीक है ना, जैसे एक मान लीजिए हमने मिलाया कोई सॉल्यूट, ठीक है, कोई सॉल्यूट मिलाया, उसके बाद कोई सॉल्वेंट मिलाया, तो ऑफकोर्स जो चीज बन के आएगी दैट इज दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या होगी वो? सॉल्यूशन होगी। ठीक, अब यहाँ पे दो केसेस है। पहला केसेस है, ठीक है, वेपराइजेशन के टर्म में, कि जो हमारा सॉल्यूट है ये भी क्या होगा, ये भी वाष्पित होगा, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, वाष्पित होगा अच्छे से, ठीक है। और दूसरा सॉल्वेंट भी जो होगा वो क्या होगा, वाष्पित होगा, ठीक है ना। तो जो विलयन पे वाष्प दाब आरोपित होगा वो इन दोनों के वाष्प दाब के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये बात हमने पढ़ चुका है, ठीक है। जब दोनों जो है वोलेटाइल सॉल्यूशन वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो जिनकी टेंडेंसी होती है कि वह वाष्पीकृत होंगे। अब एक केस हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारा कोई ऐसा जो है सॉल्यूट मिला दे जो क्या हो, अवाष्पशील हो, क्या हो, अवाष्पशील हो, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाष्पशील, ठीक, इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बोलेंगे, या सॉरी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो जब हम ऐसे सॉल्यूट को मिला देते हैं जो वाष्पीकृत होना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे में जो सॉल्यूशन का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। तो इसी बात को हम पढ़ेंगे आज, जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है वाष्प दाब पर, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ऐसा क्यों होता है। बात सबको क्लियर हो गई? फटाफट मेरे साथ सभी लोग जो है हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाएंगे, ठोस पदार्थों का द्रवों में ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब, ठीक है ना। बात समझ में आया? यहाँ पर हम देखेंगे कि ठोस पदार्थ किसी द्रव में मिलाने पर उसके वाष्प दाब पे जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो है टेम्परेचर क्या है, स्थिर ताप पर, जो हम फिनोमेना बता रहे हैं अभी ये स्थिर ताप पर है, मतलब दोनों कंडीशंस में ताप क्या है, एक है, ठीक है ना। स्थिर का मतलब यहाँ पे ये मान लेते हैं, या एक ताप पर या नियत ताप पर कह देते हैं, एक फिक्स
टेम्परेचर पे, नियत ताप पर, ठीक है ना। नियत ताप पर जो यहाँ पर हम एक लेते हैं अवाष्पशील, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन बनाते हैं अवाष्पशील, ठीक है ना, विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना, जो हमेशा कम होगा किसके, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के, ठीक है। ध्यान देंगे सभी लोग, अगर ताप सेम रखा जाए इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है ना। जैसा मान लेते हैं हमने क्या लिया, एक कंपोनेंट लिया, ठीक है, और यहाँ भी सॉरी एक कंटेनर लिया और यहाँ पर भी एक कंटेनर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने अभी क्या इस पूरे कंडीशन में हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो सब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने शुद्ध विलायक लिया जो कि क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए है, ए है, ए है, ठीक है, ए के मॉलिक्यूल्स हैं और ए जो है शुद्ध विलायक है, इसकी टेंडेंसी है कि वेपोरेट करेगा, ये बढ़िया यहाँ से क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, ठीक है, मैं चला वाली कहानी, ठीक है, ये उड़ जाएगा वहां से और जा करके यहाँ पर क्या करेगा, प्रेशर ऑक्युपाई करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ पे प्रेशर डालेगा। तो जब ये प्रेशर डालेगा तो ये इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, और किसका होगा, पी नॉट ऑफ ए का वेपर प्रेशर, ऐसे लिखेंगे इसको, पी नॉट ऑफ ए, ठीक। अच्छा, यही सेम चीज इसमें करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ए तो है लेकिन साथ में हमने बी भी मिलाया है, ए तो है ही साथ में हमने बी भी मिलाया है, ठीक है ना, ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ए तो वेपराइज हो रहा है, ए तो वाष्पीकृत होगा, बट इन दिस कंडीशन ये बी जो है वाष्पीकृत नहीं होगा, ठीक है। जरा फिर से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर इस सरफेस एरिया पर जो ऊपर का ये सतह है, इस सतह पर खाली ए है, ठीक है, यानी हर जगह से ए क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, बुलबुले के रूप में गैस बना करके निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब बुलबुले के रूप में नहीं, यहाँ पर जो है गैस के फॉर्म में जो है निकल रहे हैं, ठीक है, गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये ए तो निकल रहा है, लेकिन जहाँ बी है, जैसे यहाँ पर हमारा बी है, तो बी वाला जो हमारा एरिया है वो ढका हुआ है, यहाँ से ये किसी ए को निकलने ही नहीं दे रहा है, भाई आओ हम तो आगे खड़े हैं, निकलने ही नहीं दे रहा है। तो जब नहीं निकलने दे रहा है तो यहाँ पर ए का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इसके वेपर भी क्या हो रहे हैं, कम बन रहे हैं, ठीक है ना। इन दिस केस जो इसके वेपर बन रहे हैं, इसके वेपर क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं एक, और यहाँ पर वेपर ज्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के विलयन में क्या होता है, जो हमारे जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब होते हैं उनके अपेक्षाकृत विलेय का वाष्प दाब क्या होता है, उस जो है अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे। अब जो इस प्रकार का हम कोई विलयन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा विलेय यहाँ पर जो हमारा वाष्प दाब है वो किसके वाष्प दाब के कारण है, किसके वाष्प दाब के कारण है सर, वो ए के वाष्प दाब के कारण है, बी का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अच्छा दूसरी बात और भी ध्यान रखिएगा, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है जो इसके वाष्प इसका जो टोटल वाष्प दाब में जो एक कमी आ रही है, शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब क्या हो रहा है, कम आ रहा है, तो इसका जो वाष्प दाब में कमी आएगी, ठीक है, जो वाष्प दाब में कमी है वो इस विलेय पार्टिकल के जो है मात्रा पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके प्रकृति पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाना जो है बनाते हैं ए और बी का, और एक सॉल्यूशन बनाते हैं सी और बी का, ठीक है, और कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो बी है वही हमारा क्या है, विलायक है, बी क्या है, विलायक है,
और जो ए और सी है ये क्या है, अवाष्पशील, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वेपराइज होना ही नहीं चाह रहा है, अवाष्पशील विलेय, ठीक है ना। ए और सी दोनों केसेस में सेम टेम्परेचर, ठीक है ना, एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे बात हो रही है। अच्छा, यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना, तो उसमें जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना, जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होगा, ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में है ना भाई, शुद्ध विलायक में जो वाष्प दाब होगा और जो है और जो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कंपोनेंट बी होगा, ठीक है, पीबी, इसके अपेक्षा कम होगा। यहाँ पे भाई क्या पर यूनिट जो इसका क्वांटिटी है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वेपराइज हो रहे हैं वो कम हो जा रहे हैं, बी सॉरी ए की वजह से, इन दिस केस ए की वजह से। यहाँ वाला भूल जाइए, यहाँ वाला देख लीजिए, हमें क्या है कि ए और सी क्या है, अवाष्पशील विलेय। अच्छा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया होगी कि जो पी नॉट ऑफ बी है वो कम हो जाएगा पी सी के, यहाँ पे सी विलेय। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए कि एक मोल ए को लिया गया और एक ही मोल इसको भी लिया गया, तो जितने जो है जितने वाष्प दाब की कमी, ठीक है ना, यहाँ पर आएगी, उतने ही वाष्प दाब की कमी यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। जो वाष्प दाब यहाँ कम होगा वही वाष्प दाब क्या होगा यहाँ, क्योंकि ये जो टर्म है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है ना। नॉन वोलाटाइल ऑफ कंपोनेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके क्वालिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बात समझ में है? चलिए मिटाए, छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी जो है, मान लो कोई हमारा शुद्ध विलायक भी है, ठीक है, ये क्या है, शुद्ध विलायक है, विलायक भी, उसमें एक अवाष्पशील, ठीक है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, एक ठोस पदार्थ क्या रख दिया गया, एयर, तो क्या बन गया, तब भी एक सॉल्यूशन बना, ठीक है, उस दिन की एक सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पर हमारा मानते हैं कि जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब जो है मान लेते हैं क्या है, P है, P सॉल्यूशन या P मान लेते हैं, और विलयन का मोल अंश मान लेते हैं जीटा, क्या मान लेते हैं, विलयन का मोल अंश हमारे पास क्या है, जीटा, ठीक, जीटा ए मान लेते हैं, ठीक। और यहां पर हम शुद्ध विलायक क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं शुद्ध विलायक, ठीक है ना। शुद्ध विलायक का मान लेते हैं का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लेते हैं, जब विलायक शुद्ध अवस्था में था तो P नॉट था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ विलायक क्या है, B है, तो Pb मान लेते हैं, विलयन का वाष्प दाब तो Pb हो ही नहीं सकता है, P मान लेते हैं, और यहाँ शुद्ध, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा राउल्ट के नियम अनुसार, ठीक है, राउल्ट लॉ के अनुसार, ठीक है ना, तो ये हमारा जो P है वो समानुपाती हो जाएगा जीटा ए के या जीटा 1 के, ठीक है, अगर कंपोनेंट्स को 1 या 2 से मान लेते हैं तो जीटा 1 के इक्वल हो जाएगा,
यहां से हो जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट ऑफ P नॉट जीटा ए, ठीक है ना, P नॉट जीटा ए। अब इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं इसमें मोल फ्रैक्शन में और जो है वेपर प्रेशर में, ठीक है, तो इसका एक लीनियर, ठीक है, एक जो है लीनियर ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है, एक सीधा ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक। यहाँ पर अगर हम खींचते हैं विलयन के, ठीक है, यहाँ विलायक के मोल अंश, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया गया, मोल फ्रैक्शन ले लिया जाता है विलायक का, और यहाँ पर ले लिया जाता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक। यहाँ पर क्या ले लिया जाता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ प्राप्त होता है, ये ग्राफ कुछ ऐसे प्राप्त होता है, ठीक, पी नॉट, ये क्या है, शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वास्तव, ठीक है, एक लीनियर, ठीक है ना, एक रैखिक ग्राफ प्राप्त होता है। चलिए नोट करिएगा सभी लोग, नोट करते रहिए, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आज के लेक्चर में टोटल कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी, आपको बिल्कुल भी जो है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी जो है धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। रूम की जो हमारे यहाँ गर्मी है, गर्मी थोड़ा बढ़ गई है, चलिए मिटाया जाए। तो इस तरह से जो है ये बात हमने करी ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन, ठीक है, और उनके वाष्पदाब के संबंध में, ठीक। चलिए अब यहाँ से आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है या ठोस मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना, अवाष्पशील कह लो या वैसे ठोस मिलाने पर भी कमी आ जाती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सभी लोग, हेडिंग इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एक ऐसा है इंपॉर्टेंट भी है आदर्श विलयन, ठीक है ना। पहले आदर्श विलयन की बात करेंगे, आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अनादर्श विलयन की, ठीक है ना। चलिए सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, आदर्श विलयन। डेफिनेशन इसका लिखेंगे, वे विलयन जो सांद्रता व ताप, ठीक है ना, जो सांद्रता व ताप के विस्तृत परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे विलयन जो सांद्रता व ताप के विस्तृत परासों पर, ठीक है, सभी परासों पर, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा सभी लोग, डेफिनेशन लिख लेंगे, फटाफट डेफिनेशन लिखेंगे, वह विलयन जो सांद्रता व ताप के विस्तृत परासों पर जो है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। यानी यहां पर तो डेफिनेशन हो गया, ठीक, डेफिनेशन हो गया, यानी यहां पर जरूरी है कि जो विलयन बन रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहां पर कंडीशन है कि A
और बी को मिलाया गया और क्या बनाया गया, सॉल्यूशन। क्या बनाया गया, सॉल्यूशन ए। ठीक है, तो यहां पर क्या बात कर रहा है कि यानी जो है ए और ए, ठीक है ना, ए और ए में जो अन्योन क्रिया है, में जो अन्योन क्रियाएं, अन्योन क्रियाएं हैं, और बी में जो अन्योन क्रियाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए ए और बी में जो अन्योन क्रिया है। ठीक है, अभी आगे समझाएंगे कैसी कैसी एक्टिविटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो फिनोमिना यहाँ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है, वही यहाँ हो रहा है। ठीक है ना, तीनों में बराबर है, तो हम कहेंगे कि जो विलय हमारा बना है वो कैसा है, आदर्श विलय है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए नोट करेंगे इतना। जैसे क्या क्या स्थितियां हैं, ठीक है, ठीक, आदर्श विलयन बनने की स्थितियां, क्या क्या ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आदर्श विलयन बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स पूरे होने चाहिए। तो पहला तो जो भी घटक हैं, ठीक है, विलय विलायक, ठीक है, तो सबसे पहला कि जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं के अणु आकार में लगभग समान होने चाहिए। यानी जो अणु है वो लगभग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में? दूसरा, ये पहली बात थी। दूसरी बात कि घटक के जो अणु हैं उनका संरचना में भी ये क्या हो, समान। लगभग, देखो किताब जो है ये लगभग वर्ड नहीं फॉलो करता, अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें अणु में भी थोड़ी सी डिफरेंशियस होगी और संरचना में भी थोड़ी डिफरेंशियस हो। कभी कभी संरचना में नहीं भी दिखेगी, बट ओवरऑल होती है, थोड़ी बहुत होती है, बट थोड़ी बहुत के लिए नहीं जो है कोई दिक्कत है। लगभग समान हो तब बात कर रहा है कि आकार भी होना चाहिए और जो है संरचना भी लगभग समान होना चाहिए। और तीसरा, जो भी घटक हैं, अब यहाँ घटक का मतलब है इनसे, ठीक है, जो विलय विलायक हैं और उसके बाद जो विलय, ठीक है ना, इनसे। तो घटक के अणु के मध्य जो अंतरा अणुक, ठीक है ना, अंतरा अणुक बल भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब जो है हमारा क्या बनेगा, तभी जाकर हमारा क्या बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए को मिलाया गया, बी को मिलाया गया। ठीक है, बच्चों के जो है चेहरे पर मुस्कान आ गई, बी को मिलाया गया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ए को मिलाया गया, तो जब ए को मिलाया गया तो जो मतलब ये तो ऑलरेडी था, एक कंपोनेंट है, ठीक है, बट उसमें भी क्या होंगे, उसमें भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो उनके मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, अणु होंगे, तो अणु के अणु की बात कर रहा है। तो उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ये इंटरेक्शन हो, सॉरी, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये कह रहा है कि जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच भी होना चाहिए, तभी जो है ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है ना। तो घटक कण के अणु के मध्य जो है अंतराणु बल समान होने का मतलब यही है कि इनके बीच भी ये जो है जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर हो, और यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर भी हमारे पास ऑल्सो बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये परिस्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं जिनमें कि जो है आदर्श विलय बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल जैसे हमारा बेंजीन, एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन। बेंजीन
को मिलाया जाए और टॉलुइन को मिलाया जाए, टॉलुइन को मिलाया जाए, तो इससे क्या होता है, प्राप्त हो जाता है हमारे पास एक आदर्श विलयन। दूसरा, मान लो नॉर्मल हेक्सेन को मिलाया गया और नॉर्मल हेप्टेन। अब देखिए इस सब में जो आप देख पा रहे हैं, इन सब में लगभग की समानता है। भाई जब बेंजीन और टॉलुइन की बात करते हो तो बेंजीन और टॉलुइन में आप देख पा रहे हो, बेंजीन हमारा ये है, जबकि टॉलुइन जो है हमारा ये है, सॉरी टॉलुइन हमारा यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, टॉलुइन हमारा ये है। तो बेंजीन और टॉलुइन में ये डिफरेंस है CH3 का। भाई एटलीस्ट ये डिफरेंट तो वही है, डिफरेंस तो वही है, अंतर तो वही है। तो कुल मिलाकर थोड़ा अंतर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल CH3, अब कुछ किताबें इसको फॉलो भी करती हैं, कुछ किताबें नहीं फॉलो करती हैं, ठीक है ना। ब्रोमीन और आयोडीन, चलिए फिलहाल ये भी एक जो है उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए और क्या क्या बातें हो सकती हैं इसमें, क्या क्या गुण हो सकते हैं, उदाहरण भी आपने देख लिया। अब गुण देख लेते हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं एक आदर्श विलयन के। आदर्श विलयन के जो गुण हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकती है, इस बात को देखते हैं। तो पहली बात कि जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है, जो हमारे पास जो जिस टाइप का, जिस एनर्जी का बॉन्ड यहाँ होना चाहिए पहले वाले के पास, वही हमारे पास दूसरे वाले के पास कंपोनेंट, और एटलीस्ट वही विलयन के जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे उनके पास, मतलब इनके अंतरा आणविक जो आबंध होंगे वो क्या होने चाहिए, सब में बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। पहली बात समझ में आ गई। अंतरा आणविक जो है, अंतरा आकर्षण बल या कंपोनेंट्स के बीच आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। किस चीज की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कि इसका डेल्टा H जो मिक्सचर है, ठीक है, या मिश्रण, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए 0, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए 0। मतलब कि जो है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं ये एक रिएक्शन ही हो रहा है, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें भाई ये फिनोमेना क्या होगा, जैसे कोई ए है, बी है, तो पहले ए बॉन्ड टूटेगा, बी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तब ए और बी बॉन्ड बनेगा, यही तो रिएक्शन हो रहा है भाई। यहाँ क्या हो रहे हैं, यहाँ बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो बॉन्ड्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, सॉरी यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पे बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं इनमें क्या होगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, कुछ हीट जाएगी। मान लो कि हमारे पास क्या हीट जाती है, यहाँ पर H1 हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, देनी पड़ती है। और जब बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है, मानते हैं H2 हीट क्या हुई, रिलीज हुई, इसमें एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, सॉरी इसमें एब्जॉर्ब हुई और इसमें क्या हुई, रिलीज हुई, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है 20 जूल एनर्जी ले ली गई तोड़ने के लिए, और जब यहाँ बना तो 20 ही जूल क्या हो रही है, निकल रही। तो जो डेल्टा H मिक्सिंग आएगा वो हमारा क्या आएगा, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि डेल्टा H मिश्रण बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दूसरा तीसरा डेल्टा V मिश्रण, यानी जो आयतन का अंतर है वो भी क्या होना चाहिए, 0। भाई यहाँ पर भी आयतन नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं बढ़ना चाहिए,
अब यहाँ तक देखिएगा, अभी तक आप पढ़ते आए हैं, अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि भाई आयतन में तो कोई चेंज होता ही नहीं, बट यहाँ पे एक नया टर्म है कि आयतन में चेंज आपको कोई कोई में मिलेगा, किसी किसी में नहीं मिलेगा। कभी कभी आयतन बढ़ेगा भी, कभी कभी आयतन घटेगा। रीजन देखिएगा, जैसे अभी आप जानते हैं, एक छोटा सा जो है केस लेते हैं, ठीक है, छोटा सा, जैसे मान लीजिए कि आप घर में, ठीक है, घर में है, आपको क्या है, 1 लीटर जो है किस चीज का है, मिल्क, दूध का है, ठीक है ना। अब उसमें आप क्या करें, उसमें जो है 1 लीटर क्या मिला दें, वाटर मिला दें। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा वो कितने लीटर का बनेगा, आपको सर 2 लीटर का बनेगा, आपको 2 लीटर का बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, बट इन दिस केस आप पढ़ोगे भाई यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू क्या है, 0। भाई यहाँ डेल्टा वी इक्वल टू क्या है, 0 है। भाई यहाँ पर क्या है, 2 लीटर है, 2 लीटर हमने जो है यहाँ पर लिया है और 2 लीटर हमें यहाँ मिला भी है। तो अगर हम देखें तो अंतर क्या है, अंतर बराबर 0 है। वेरी गुड। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है और मिक्सिंग क्या है, 0 है, कोई अंतर नहीं आ रहा। जब मिक्स किया गया तो कोई भाई यहाँ पे मिक्स किया गया तो कितना बना, 2 लीटर तो बना, और यहाँ पे मिक्स ऑलरेडी बन के आया 2 लीटर, तो कोई अंतर नहीं है। बट अगर क्या हो कि जब यहाँ मिक्स करने पर हमारा वॉल्यूम क्या हो जाए, या तो घट जाए या तो बढ़ जाए। मान लेते हैं केस बढ़, मान लेते हैं आप 1 लीटर मिल्क लिए और 1 लीटर जो है वाटर ले लिए, और यहाँ जो आपको सॉल्यूशन बन के निकला वो 3 लीटर। सर ऐसा हो गया तो सर हम क्या करेंगे, दूध की डेयरी खोलेंगे, ठीक है ना, और 1 लीटर पानी में 1 लीटर वाटर मिलाएंगे और हमें 3 लीटर सॉल्यूशन मिलेगा। बढ़िया, 1 लीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इस केस में तो ऐसा नहीं होता है, बट कई सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कई सारे मिक्सचर जब हम बनाते हैं, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन के तौर पे, तो वहां पर जो है कभी कभी भी बढ़ जाता है, कभी कभी भी घट जाता है। हम बता रहे हैं ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमने जो ए लिया उस और जो बी लिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है ये भी, और जब हमारा ए बी बना तो यहाँ पे वीक फोर्स हो गए, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ जो बना वो क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो ए बी क्या हो जाएंगे, दूर दूर रहेंगे, तो दूर दूर रहने से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, बात समझ में आया ना। तो क्या होगा कि जो है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया भाई, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है इनके बीच तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे हो रहा भाई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ए और ए पास पास है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। यहां पर जो है दे आर क्लोजर टू ईच अदर, भाई एक दूसरे से पास पास जुड़े हैं, वॉल्यूम कम, ठीक है, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। भाई घर में 4 लोग हैं, चारों के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक ही कमरे में जो है एडजस्ट हो सकते हैं। और इनकेस मान लो कि थोड़ा तना तनी हो गया, ठीक है ना, और सब में जो फोर्स है वो वीक हो गया, ठीक है, तो 4 कमरे बनेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही समझिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए क्या है, ठीक है, आप देखते हैं गाँव में होता है, ठीक है, अक्सर, ठीक है ना, हम चूंकि गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि जो है एक रिलेशनशिप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुए फटाफट जो है, अगर 4 है तो जितना भी चीज़ है सब में 1/4 हो जाता है ना। पहले छोटे थे, एक कमरे में एक तखत पे एडजस्ट करते थे, ठीक है, एक
जो है एक लैब शेयर करते थे स्टडी के लिए, बड़े हो गए सेपरेट रूम चाहिए, ठीक है, सेपरेट रूम चाहिए, सेपरेट बाइक चाहिए, सेपरेट एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ जो है डिवाइड हो गया चाहिए। तो ये चीज होता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है तो क्लोजर है एक दूसरे के, तो भाई वॉल्यूम भी कम ले रहे हैं, और जब यहाँ भाई रीजन है भाई ए बी का मान लो नेचर ही यही कि वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो हमारा वी है, आयतन है, ठीक, इंक्रीज हो गया है, ठीक। अब मान लो उल्टा कर देते हैं, मान लो यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अब इसी कंडीशन को बदल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा यहाँ पर इन दिस केस, ठीक है। और यहाँ पर बनने के बाद कुछ ऐसा हो जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ रहे हैं, तो जिसके बाद जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, भाई पास पास आ जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी ऐसा हो सकता है कि जब हम कोई ए पदार्थ है का 1 लीटर, ठीक है ना, सपोज दैट बी पदार्थ के 1 लीटर के साथ अगर हम मिक्स करें तो बनना चाहिए 2 लीटर, ठीक है ना, बनना चाहिए 2 लीटर, लेकिन जब हमारा मिश्रण कंप्लीट हो तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 लीटर बने, ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन हो वो ग्रेटर देन 2 लीटर बने, ऐसा भी हो सकता है कि क्या बने, लेस देन 2 लीटर बने, दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। काश ऐसा दूध और पानी के साथ होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जहाँ पर जो है वीबी जो है होता है चेंज, ठीक है, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ऑल्सो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा दोनों के केस में होता है, ठीक। बट अगर बट अगर जो है आदर्श विलयन है तो ये दोनों ही चीजें क्या होंगी, 0, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे जो है केसेस थे जहां पर जो है ये चीजें थी जहां पर आदर्श विलयन बने, ठीक है। चलिए, बात क्लियर हुआ। अब बात करेंगे अनादर्श विलयन, ठीक है ना, अब बात करेंगे अनादर्श विलयन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे कि जो राउल्ट्स के नियम का, ठीक है, सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वहां पर क्या होता था, वहां पर होता था कि जो है, जो यहाँ पर कहते थे कि सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर, और यहाँ पर पालन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो, मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें एक कंपोनेंट क्या है, ए, ठीक है, मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट क्या है, ए, और ए का प्रेशर जो है ऑब्जर्व किया गया पीए, ठीक है, ये प्रेक्षित मान है, ठीक है, प्रेक्षण किया गया, ठीक है, और तब पाया गया कि इसका वास्तव दाब क्या है, पीए, ठीक। अब राउल्ट के नियम के अनुसार ये जो कैलकुलेट किया गया, ये क्या कैलकुलेट किया गया, पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा, ये तो कैलकुलेट किया गया होगा, ठीक। ये दोनों ही क्या होते हैं, डज नॉट इक्वल टू होते हैं। ये क्या है, कैलकुलेट किया गया, कैलकुलेटेड, और ये ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व किया गया, दोनों ही इक्वल नहीं, ठीक है। राउल्ट का नियम फॉलो करते तो हमारा जो पी ए होता, ठीक है, वो समानुपाती होता, या पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा, ऐसा, ठीक, पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा, ऐसा होता। बट यहाँ पर ये नहीं, ऐसे बी को भी मान लो, ऐसे जो बी कंपोनेंट होगा वो भी बराबर नहीं होगा पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी के।
या विलयन को मान लो ऑल्सो विलयन पी सॉल्यूशन, जो विलयन का वाष्प दाब प्रेक्षित करेंगे, ये हमारा क्या है प्रेक्षित, मापा हमने इसको, ठीक है ना, और यहाँ राउल्ट नियम से जो है कैलकुलेट किया, दोनों बराबर नहीं आए, तो हम कहेंगे कि जो विलयन है वो क्या है आदर्श विलयन नहीं है, अनादर्श विलयन है, यानी ये डज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। अगर ऐसा आ रहा है तो इन तीनों परिस्थितियों में हम कहेंगे कि जो है हमारा सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं, चलिए ठीक है, वेरी गुड, सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं। तो पानी पी लिया जाता है, तब तक आप सभी लोग नोट करेंगे जब तक हम पानी पी रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। दूसरी क्या बात है, डेल्टा जो है H ऑन मिक्सिंग, ठीक है, डेल्टा H ऑन मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तब भी क्या है राउंड जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तीसरी बात, डेल्टा V ऑल्सो ऑन मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी होगा तब नहीं होगा। साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसकी बात करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है ना, जो इसमें है डज नॉट इक्वल टू जो इसमें है डज नॉट इक्वल टू जो इसमें है, ठीक है, ये भी हमारा बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए सभी लोग, फटाफट लिखेंगे बिना देर किए, चलिए लिख लीजिए। नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे कि हमारे जो आदर्श और अनादर्श विलयन होते हैं वो कैसे, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन जो होता है वो भी क्या होता है, दो प्रकार से, ठीक है ना। ऐसे जो जो राउल्ट के नियम में, एक ऐसे होते हैं जो राउल्ट के नियम में क्या करते हैं, धनात्मक, क्या, जो राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अभी इसको क्लियर कर रहे हैं ये क्या चीज है। एक तो ऐसे होते हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए मिटाया जाए। आगे का जो आपका टॉपिक है, ठीक है ना, पहला जो हमारा टाइप है वो है राउल्ट के नियम में कैसा होगा। सबसे पहले हमारा जो होगा वो होगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, यानी ऐसे विलयन
जो क्या करते हैं, राउल्ट के नियम में क्या करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, धनात्मक। तो देखो ऐसे विलयन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि जो इनके अवयव है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास अवयव ए है और बी है, तो इनका जो वेपर प्रेशर नापा जाएगा, ठीक है, वो राउल्ट के नियम से जो गणना किया गया वेपर प्रेशर होगा उससे अधिक होगा, राउल्ट के नियम से अधिक होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक कंपोनेंट ए है, ठीक है ना, मान लेते हैं एक कंपोनेंट ए है, जैसे हम देखते हैं कि ये हमारे पास कंटेनर है। अब यहाँ पे जो है ए भी मिलाया गया, बी भी मिलाया गया। तो हमने पढ़ रखा था कि जब अकेला ए है तो ए के द्वारा लगने वाला जो वाष्प दाब है पी नॉट है, बट जब ए बी दोनों मिला दिया गया तब ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए कहते थे, और बी के लिखने वाला पी बी कहते थे, ठीक है। पी ए पी बी मतलब ये आंशिक वाष्प दाब होता था विलयन घटक ए के कारण लगने वाला वाष्प दाब, और ये आंशिक वाष्प दाब होता था बी के कारण लगने वाला, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि जो हमारे हमने नापा कि जो है जो ए के कारण पार्शियल प्रेशर है, ठीक है ना, वो क्या है, ज्यादा किससे, जो हमने प्रेशर कैलकुलेट किया राउल्ट्स लॉ से, ये प्रेक्षित है और ये कैलकुलेटेड है, भाई कैलकुलेट किया जाता है। या मान लेते हैं कि जो B से कैलकुलेट किया वो भी ज्यादा है किससे, P नॉट ऑफ P इंटू जीटा B से। या मान लेते हैं जो विलयन का कुल वाष्प दाब है टोटल, ठीक है, वो भी ज्यादा आ रहा है P नॉट ऑफ A इंटू जीटा A प्लस P नॉट ऑफ B इंटू जीटा B से, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास जो है क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ऐसे को हम बोलते हैं कि इन्होंने क्या करा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित किया है। या मान लेते हैं, मान कर लेते हैं ऐसे विलयनों में ऐसा कुछ मिलाया गया, मिक्सर जब बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया, तो वहां पे जो हमारा डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब जब हम ए थे और प्लस बी बी को मिलाया गया, ठीक है, बी बी को मिलाया गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास है यहाँ पर धनात्मक कब आएगा, ठीक, जब इनका और इनका अंतर पॉजिटिव निकले, मतलब यहाँ पर इनको ये तोड़ने के लिए, ठीक है, क्या दी जा रही थी, यहाँ पर तोड़ने के लिए हमारे पास जो ऊर्जा है वो ज्यादा थी, और जो ये बने हैं इनको बनाने के लिए ऊर्जा कम लगी, ठीक है, ऊर्जा कम लगी। तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक जो है, या डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास डेल्टा वी मिक्स ऑन मिक्सिंग इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अब देखो ये सारी बातें बार बार बताने वाली नहीं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है समझाया कि है क्या चीज, इसको जो है रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन में क्या होता है कि जो विलयन है वो क्या करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल एसीटोन प्लस इथेनॉल, इसका सॉल्यूशन जब मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है, ठीक। रीजन क्या है इसके पास, देखो जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल मतलब C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH, इसके बीच क्या होता है, इसके बीच H बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है, और जो हमारा एसीटोन आता है ये H बॉन्डिंग को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अब ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस यहाँ पर वेपर प्रेशर बाद में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पर धनात्मक विचलन आ जाता है।
एक एग्जांपल है इसका, ठीक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलेन, ठीक, बात समझ में। यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, हम वही राउल्ट नियम, राउल्ट्स लॉ वाला बनाएंगे, हमने जो पढ़ा है। इस पॉइंट पे मान लेते हैं जीटा ए इज इक्वल टू 1, तो जब जीटा ए इक्वल 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पी नॉट ऑफ ए मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे चलेंगे तो यहाँ पे हमने क्या मिलाना शुरू कर दिया, बी मिलाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर तो जीटा भी 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे 1 कम होता जाएगा। इस पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो जीटा ए विल बी 0 और यहाँ जीटा बी हमारा जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है ये जीटा कर रहे हैं पी नॉट ऑफ बी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें मिलना ये चाहिए था, यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से टोटल ये मिलना चाहिए था। ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पी ए, ये तो है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए। अच्छा ये क्या है पी बी, ठीक है, इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी, और ये क्या है पी ए सॉरी पी सॉल्यूशन या पी टोटल, जो लिख सकते हैं पी ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। ये चीज है, ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। इसका जो ग्राफ है हमें कुछ इस तरह से मिलता है, ग्राफ जो है कुछ इस तरह से मिलता है। इसी को बोलते हैं धना। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या लिया है वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर लिया है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आसान में बना लीजिए इसको, मिटाया जाए। पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरे में आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है और लास्ट में आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको कर लेके आना है, ठीक है ना। लास्ट में कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब बात करेंगे राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन, ठीक है ना। कैसा विचलन, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले करने वाले विलेन, ठीक है। कौन से ऐसे विलेन हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा सभी लोग हेडिंग बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने एक कंपोनेंट लिया ए, तो हमने ए को क्या किया परीक्षित किया, ठीक है, परीक्षित किया, और फिर ए का हमने वेपर प्रेशर निकाला राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक। तो इस बारी जो है इसका वेपर प्रेशर और ये जो है गणना करा गया है, कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड, इससे क्या हो जा रहा है, इससे कम हो जा रहा है। पिछली बार क्या हो जा रहा था, पिछली बार हमारे पास ये क्या हो जा रहा था, ज्यादा हो जा रहा था, बट इन दिस केस हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, ठीक है। नोट करिएगा, सेम कंपोनेंट हो सकता है बी के साथ में भी, बी के साथ भी ये फिनोमेना होगा, कम हो गया पी नॉट ऑफ पी इंटू जीटा बी, और इसी तरह से पूरे विलेन के साथ भी हो सकता है, कम हो सकता है पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा कहेंगे कि राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ये है। दूसरा डेल्टा एच हमारे पास ऑन मिक्सिंग क्या हो जाएगा, और यहाँ ग्रेटर देन 0 था, यहाँ लेस देन 0 हो जाएगा, और ऐसे ही जो हमारे पास डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग है ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, लेस देन 0 हो जाएंगे, ठीक। चलिए अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है भाई, ये लेस देन 0 क्यों होता है, ऐसा है क्योंकि जो है
जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस वजह से, ठीक है, डिक्रीजमेंट आ रहा है इसमें, इस वजह से हमारा जो है ये जो है डेल्टा बी ऑन मिक्सिंग इज लेस देन 0, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो H2O को HCl के साथ मिला दिया गया, H2O को HCl के साथ मिला दिया गया, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा ऋणात्मक विचलन होता है, ठीक है, बात समझ में आया ना, ठीक। और इसी तरह से हमारे पास फिनॉल को मिला दिया जाता है, इसका फिनॉल, एक और ले लेते हैं फिनॉल, फिनॉल को एनिलीन के साथ मिला दिया जाता है, एनिलीन के साथ, तो एनिलीन के साथ मिला दिया जाता है, तब भी एक कंडीशन होती है, ठीक। ग्राफ इसका देख लेते हैं, ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, सेम वही ग्राफ, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे वेपर प्रेशर, क्या लेंगे, प्रेशर, और यहाँ पे लेंगे मोल फ्रैक्शन, क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वेपर प्रेशर और क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जीटा ए जब 1 होगा तब यहाँ पर हमारा इस पॉइंट को हम बोलेंगे पी नॉट ऑफ ए, ठीक है, मिलना चाहिए टिक 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 टिक, यहाँ से सीधा खींचेंगे, सॉरी सीधा यहाँ से मिलना चाहिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जीटा ए है तो जीटा वी यहाँ पर क्या होगा, सॉरी जीटा ए यहाँ पर क्या होगा, जीटा ए हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पर। और जब जहाँ जीटा बी यहाँ पर क्या है 1 है, तो जीटा बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर मान लेते हैं जीटा बी 1 है, तो यहाँ पर ये पी नॉट ऑफ बी मान लेते हैं, ठीक, क्या मान लेते हैं, पी नॉट ऑफ बी, पी नॉट ऑफ बी। देखिए ये कंसंट्रेशन को लेकर के खींची गई है, ठीक है, मान लेते हैं कि पी का पार्शियल पी का जो है प्योर में वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, प्योर स्टेट में, और यहाँ पर जो हमें लाइन मिली ये मिलनी चाहिए। अच्छा ये मिलनी चाहिए हमें किसके अनुसार, राउल्ट के लॉ के अनुसार, ये बात समझिए, राउल्ट्स लॉ के अनुसार ऐसा मिलना चाहिए, बट चूंकि ऋणात्मक विचलन हो रहा है तो ऐसा मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, जो हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखी चीजें वो ऐसी मिल नहीं रही, वो मिल ऐसे रही, भाई पिछले वाले में ऐसे मिल रही थी, इसमें ऋणात्मक विचलन आ रहा है तो ऐसे मिल रही है, ये ऐसे मिल रही है, ठीक है, आसान है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लीजिएगा। फिर आज का क्वेश्चन लिखा जा रहा है बोर्ड पे, नोट कर लीजिएगा, फिर आज का क्वेश्चन लिखा जा रहा है, चलिए बताया जाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बीच, और जो है साथ में आपके ऐसे विलयन में जिसमें एक कंपोनेंट्स क्या अवाष्पशील हो, तब उसका वाष्प दाब पे क्या फर्क पड़ेगा इस बात को, ठीक है, क्लियर कर। अब आज के लिए जो है आपका क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आया गया है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या होगा, चलिए क्वेश्चन आपके सामने बताया जा रहा है, सभी लोग इसको सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, तापमान बढ़ाने पर द्रव के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सब सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, सब जो है कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पोर्शन के। राउल्ट के नियम कौन कौन से के नियम कौन कौन से विलयनों के लिए लागू होगा।
कौन कौन से विलयनों के लिए लागू होगा। तीसरा, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार अवयव के मोल प्रभाज, अवयव के मोल प्रभाज किसके समानुपाती, किसके समानुपाती होंगे, किसके समानुपाती होंगे। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, C2H5OH प्लस H2O ऐसा कोई विलयन बनाया गया, ठीक है, को मिलाने पर किस प्रकार का विलयन बनेगा, मिलाने पर किस प्रकार का विलयन बनेगा। ठीक। छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, H2O को HCl के साथ मिला दिया गया, तो डेल्टा H ऑन मिक्सिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग पर हमारे पास क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो सभी लोग इस 5 क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कमेंट सेक्शन में करके जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको जो कंटेंट है समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे ग्रुप्स पे या इंस्टाग्राम जैसे जो है ग्रुप्स पे चैनल के लिंक को शेयर करिए, ताकि ढेर सारे बच्चे जो है चैनल से जुड़ सकें और आप जैसे मेहनत से जो है पढ़ते हैं उसी तरह से जो सारे बच्चे अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो इसी के साथ आज का जो ये क्लास है ख़त्म होता है और फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में अपनी केमिस्ट्री क्लास में आगे की तरफ। साथ में मैथ्स की क्लास आपकी पैरेलल चल रही है और मुझे जो है कमेंट करके सभी लोग जो है बताएंगे कि और किस सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट्स पर आपके लिए वीडियो लाने का जो है प्रयास करूँगा। ठीक है, बट सभी लोग कमेंट करके पहले बताएं कि किस जो है टॉपिक पे किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए और आप लोग किस किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं होती है खत्म। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।